जय हिंद साथियों। आज हम लोग का टॉपिक है कारक। आज हम लोग कारक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पर अभी हमने लिखा हुआ है वर्णमाला संधि। हम लोग का टॉपिक पूरा हो चुका है। आप लोग इससे पहले कुछ प्रॉब्लम था नेटवर्क की वजह से, इसलिए हम लोग लाइव क्लास वर्णमाला का भी और संधि का भी हम लोग पढ़ाए हुए हैं। आज हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो कारक पर चर्चा करेंगे। किस पर? कारक पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कारक। हम लोग जो है ये बैच यूपीपी और यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग, ये बैच यूपीपी और बीएड और टेट और उसके बाद बिहार टीजीटी और पीजीटी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो है यूपीपी, बीएड, टेट, टीजीटी, पीजीटी और बिहार टीजीटी पीजीटी और उस बिहार जो जूनियर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है उसकी भी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? कारक पर हम लोग चर्चा करेंगे। कारक हेडिंग डालते हैं हम लोग, कारक। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग का टॉपिक है कारक। किस पर? कारक पर चर्चा करेंगे। जैसे कारक की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। कारक की परिभाषा, सबसे पहले कारक की परिभाषा हम लोग जानेंगे, क्योंकि परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। परिभाषा, अब देखिए यहाँ पर कारक, जैसे कारक की हम लोग परिभाषा जानेंगे तो संज्ञा के क्या है? कारक की परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका यानी किसका? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, संज्ञा आप लोग नोट्स बना के ही पढ़िएगा, तभी आप लोग का तैयार होगा। दोस्तों, आप लोग जो है वर्णमाला का जो है वर्णमाला और संधि का टॉपिक हमने जो है पूरा अपलोड किया है। एक बार जरूर देखिए, संधि और वर्णमाला आपका गलत नहीं होगा। और जो लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या बीएड की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने जो है 9 भाग में, कितने भाग में? 9 भागों में साहित्य का टॉपिक अपलोड किया है। किसका? साहित्य का टॉपिक। प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, वहां पर लिखा गया है यूपीपी, बीएड और टेट स्पेशल साहित्य 9 भाग में। वहां पर आप लोग जो है पूरा जो है वीडियो देख सकते हैं। उससे बाहर आपका साहित्य कभी गलत नहीं होगा और ना ही उससे बाहर साहित्य कभी पूछेगा, क्योंकि इतना प्रश्न वहां पर रखा गया है साहित्य का 9 भाग में कि आप जो है साहित्य का टॉपिक कभी गलत नहीं होगा। साहित्य का टॉपिक जो है क्या होगा? कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग कारक में इसकी परिभाषा जानते हैं। संज्ञा सर्वनाम के पहले परिभाषा लिखते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस से यानी संज्ञा सर्वनाम के उनका यानी किसका? संज्ञा या सर्वनाम का। वही कह रहा है, जिससे उनका यानी संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिससे संज्ञा या सर्वनाम का, नाम का क्रिया, सर्वनाम का क्रिया
आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, चैनल को शेयर जरूर करिए आप लोग। क्रिया से संबंध, संबंध परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका यानी संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम से संबंध सूचित हो, उसे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको आप लोग जरूर जानिए कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, यहां पर लिख लीजिए, जिस रूप से उनका यानी संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कभी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, यूजीसी नेट में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो है विश्लिष्ट और संश्लिष्ट, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है इसकी परिभाषा हो गई। फिर आपसे एक प्रश्न पूछता है, हिंदी में कारक कितने होते हैं? जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, हिंदी में आपसे पूछे, हिंदी में कारक कितने होते हैं? हिंदी में कारक कितने होते हैं? तो यहां पर लिख दीजिए आप 8 होते हैं। लेकिन यही पूछ ले कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं? संस्कृत, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में कारक जो है कितने होते हैं? संस्कृत में कारक 6 होते हैं। देखिए ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और यहाँ पर तो इसकी परिभाषा हो गई। कुछ लोग जो है इन्हीं कारक को कुछ विद्वान जो है परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ विद्वान परसर्ग भी कहते हैं। जैसे हिंदी में कारक के 8 भेद हैं, और जैसे एक परिभाषा और हम लोग लिख सकते हैं कि जो है संज्ञा सर्वनाम के आगे, जैसे एक परिभाषा और हम लोग लिख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम। देखिए कारक जानने से पहले, जो 8 विभक्तियां हैं उसको जानने से पहले हम लोग एक बार इसको जरूर जाने कि कारक की परिभाषा जाने कि कारक कहते किसे हैं। तो देखिए कुछ विद्वान भी कहते हैं, और लोग विद्वान हैं जो कहते हैं कि जो जैसे इसे क्या कहते हैं, जैसे हमने यहाँ एक परिभाषा बता दिया कि क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वान परसर्ग भी कहते हैं। जैसे अभी हम परिभाषा लिखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे, संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय, यहां पर ध्यान दीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय मतलब जो प्रत्यय, यानी यहां पर चिन्ह लिख दीजिए। आप ऐसे भी चिन्ह लिख सकते हैं तो भी सही है। चिन्ह लिख दीजिए, ब्रैकेट में लगाए जाते हैं, चिन्ह लगाए जाते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, चिन्ह लगाए जाते हैं, चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें व्याकरण विभक्तियां कहते हैं। उन्हें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, उन्हें व्याकरण विभक्तियां कहते हैं। उन्हें व्याकरण विभक्तियां कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? उन्हें व्याकरण विभक्तियां कहते हैं जो चिन्ह लगाए जाते हैं। कुछ लोग इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। यहीं पर ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग या कुछ विद्वान इन्हें जो है
हिंदी के वैयाकरण कुछ हैं, कुछ लोग यहीं पर लिखिए, कुछ लोग इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें प्रसर्ग भी कहते हैं, यानी कारक को प्रसर्ग भी कहते हैं। यही यूजीसी नेट में पूछा गया एक बार प्रश्न है कि क्या कहते हैं, प्रसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपसे कभी भी आपके यहाँ पर जैसे परिभाषा यूपीपी बीएड टेट और टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से, तो ये प्रश्न जो है परिभाषा टीजीटी और पीजीटी की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है, चाहे जहां वो बिहार टीजीटी पीजीटी हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका यानी किसका, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। संस्कृत में पूछे कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। फिर उसके बाद कुछ विद्वानों ने परिभाषा दिया कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण विभक्तियां कहते हैं। कुछ लोग इन्हें प्रसर्ग कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इन्हें प्रसर्ग कहते हैं, यही ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि हिंदी में, अब इसको हम लोग यहाँ पर, फिर उसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हिंदी में जो है, हिंदी में 2 तरह की विभक्तियां होती हैं। देखिए कारक में जो है 2 तरह की विभक्तियां होती है। हिंदी में जो कारक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए हम लोग का टॉपिक क्या है, कारक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कारक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कारक। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में 2 तरह की विभक्तियां होती हैं। प्रश्न आपसे पूछे, देखिए यहाँ प्रश्न बनता है, हिंदी में 2 तरह, हिंदी में 2 तरह की विभक्तियां होती हैं। विभक्तियां होती हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न बनता है, हिंदी में 2 तरह की विभक्तियां होती हैं, कौन कौन सी विभक्तियां हैं, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, नंबर 1 विश्लिष्ट, 2 तरह की विभक्तियां। नंबर 1 विश्लिष्ट, क्या है, विश्लिष्ट, यही ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 विश्लिष्ट और नंबर 2 क्या हमारा है, संश्लिष्ट, 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 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संश्लिष्ट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, संश्लिष्ट। अब देखिए, अगर आप देखिए यही प्रश्न बन सकता है कि हिंदी में 2 तरह की विभक्तियां होती हैं, कौन कौन सी, नंबर 1 है विश्लिष्ट और नंबर 2 है संश्लिष्ट। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न बनता है कि संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट कहलाती हैं, यही लिख दीजिए, संज्ञा। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, संज्ञा के साथ, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियां, आने वाली विभक्तियां क्या है, विश्लिष्ट कहलाती हैं। क्या है, आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, विश्लिष्ट कहलाती हैं। यहां लिख दीजिए कहलाती हैं, यहाँ आपका कहलाती ही लिखा गया है कि संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट कहलाती हैं। और पूछे संश्लिष्ट कौन सी विभक्तियां कहलाती हैं, तो सीधे लगाइए सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियां। यहां ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियां। देखिए यहां से प्रश्न पूछा गया है, आने वाली विभक्तियां, आने वाली विभक्तियां। देखिए सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियां क्या कहलाती हैं, संश्लिष्ट कहलाती हैं।
संश्लिष्ट संश्लिष्ट कहलाती हैं। देखिए आपका यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि संश्लिष्ट। अब देखिए एक यहाँ पर ट्रिक आप लोग ध्यान रखिए कि देखिए यहाँ जो सर्वनाम के साथ लिखा गया है, देखिए यहाँ सर्वनाम सा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सर्वनाम के साथ जब आ रहा है तो यहाँ हमारा संश्लिष्ट में भी सा है, और सर्वनाम के साथ जो विभक्तियां लग रही है वहां भी सा है। और उसके बाद बाकी इसको ध्यान रखिए कि सा से सर्वनाम और यहाँ से सा से संश्लिष्ट। तो संश्लिष्ट के साथ लगने वाले यानी सर्वनाम के साथ लगने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट कहलाती हैं, और संज्ञा के साथ लगने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट कहलाती हैं। देखिए बहुत अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपका टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में भी प्रश्न बन सकता है। उसके बाद हम लोग अब चर्चा करेंगे कारक पर। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम लोग विभक्तियां जानेंगे। सबसे पहले कारक में हम लोग विभक्तियों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके कारक पर चर्चा करेंगे। अब देखिए हम लोग लिखेंगे कारक। देखिए एक तरफ लिखिए कारक। देखिए यूपीपी में यहाँ से प्रश्न बीएड में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी तक की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। एक तरफ लिखेंगे हम लोग विभक्तियां। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक तरफ हम लोग का हो गया विभक्तियां और एक तरफ लिखेंगे कारक। जो हम लोगों ने भी पढ़ा है कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अभी वही 8 हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हमने प्रश्न लिखा कर्ता, नंबर 1 कर्ता, यहाँ पर नंबर 1 नंबरिंग करते चलिए, कर्ता ने। अब देखिए यहाँ पर विभक्तियां क्या होगा, ने पूछेगा, कर्ता ने। दूसरा है क्या है, दूसरा कर्म को, कर्ता ने कर्म को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर्ता ने कर्म को। अब यहाँ पर फिर हम लोग तीसरा लिखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण। यहाँ पर लिखेंगे करण। करण क्या लिखेंगे, करण से के द्वारा। अब यहाँ पर लिखिए से के द्वारा, से के द्वारा या से के द्वारा, से द्वारा, करण से के द्वारा। यहाँ पर लिखिए और चौथा लिखिए संप्रदान, संप्रदान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए संप्रदान, संप्रदान क्या होगा हमारा, को के लिए, संप्रदान को के लिए, को के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि जो भी टॉपिक व्याकरण का चल रहा है वर्णमाला से, आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए। आप हिंदी व्याकरण संबंधी कोई भी परीक्षा होगी, आप वहां 100% सही करके आएंगे। आपको इतना सरल भाषा में हिंदी व्याकरण निःशुल्क क्लास चलाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, और आपको ये नहीं है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी कोई टॉपिक जैसे पढ़ा के खत्म कर दिया जा रहा है। संध एक बार देखिए, अगर संध समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कहीं नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक एक संध पर आपको तोड़ के स्वर निकाल के भी बता दिया गया, व्यंजन निकाल के बता दिया गया कि कहाँ किस तरीके से स्वर निकल के आ रहा है, तब हमारा वृद्धि स्वर हो रहा है, गुण स्वर हो रहा है, गुण स्वर संधि हो रहा है। इतना तक समझाया गया है। कारक आज आप लोग पढ़िए, कारक कभी गलत नहीं करेंगे। जैसे संप्रदान को के लिए और अपादान, नंबर 5 क्या है, जैसे अपादान। यही देखिए प्रश्न यही बनते हैं। अपादान से क्या होगा, अलगाव की बात करेगा, अपादान से अलग। अब देखिए यहाँ पर अलग की बात करेगा, अपादान से अलग, यहाँ ग बना दीजिए, अलग।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपादान से अलग, और छठवां क्या लिखेंगे, अपादान से अलग संबंध। फिर बताइए संबंध क्या लिखेंगे, अब यहाँ संबंध की बात करेगा, का के की, यहाँ पर लिखिए का के की रा रे री, रा यहाँ लिख दीजिए, रा रे री, जो भी आए यहाँ क्या होगा, का के की रा रे री, ये सब क्या है हमारे जो है संबंध की बात करेंगे, जोड़ने का बात करेंगे। उसके बाद सातवां हम लोग का है क्या है, संबंध। उसके बाद अधिकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकरण कारक। अधिकरण हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर दोस्तों हम लोग शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं, वहां आप लोग शॉर्ट वीडियो जरूर देखिए गुमराह नहीं किया जा रहा है कि शॉर्ट वीडियो में व्यूज बढ़ाने के लिए, वहीं से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जो भर्ती निरस्त हुई है, आपके अलंकार और जो है कुछ साहित्य के प्रश्न हूबहू मिले हुए थे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो भी नोटिफिकेशन आप लोग ऑन रखिए, जो भी आपका शॉर्ट वीडियो भी डाला जाए उसको जरूर देखिए, क्योंकि वो उसको हल्के में मत लीजिए, वहां से प्रश्न भी फंसेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा है संबोधन। क्या है, संबोधन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, संबोधन जैसे क्या संबोधन में कहा जाता है, हे अरे अहो अजी, जैसे हमने कहा हे अरे अरे अजी अजी, यहाँ पर देखिए क्या होगा हमारा, यहाँ संबोधन कारक होगा, क्या होगा, संबोधन कारक होगा जो है। तो यहाँ पर देखिए संबोधन में हे अरे अजी, यहाँ पर संबोधन कारक होगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, इन 8 विभक्तियों को आप लोग जरूर जानिए, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं में भी आपका ये प्रश्न पूछा जा चुका है। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में भी आपका ये प्रश्न क्या है, पूछा जा चुका है। संबोधन कारक जैसे हे अरे अजी, ये सब क्या है, हमारे कारक के हैं। कर्ता ने, जैसे पूछा कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी अहो, अहो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए अहो, जो है क्या का, यहाँ पर संबोधन की बात करेगा, किसी को संबोधित किया जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर विभक्तियों में अधिकरण कारक होगा, संबोधन कारक होगा, सॉरी। इसके बाद फिर अब हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। अब हम लोग टॉपिक पर आएंगे, जैसे हमारा टॉपिक है कर्ता कारक। अब हम लोग यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे अब यहीं से टॉपिक शुरू होता है और जो यहाँ तक अब तक बताया गया वहां से भी प्रश्न बनते हैं। और अब देखिए जो 8 बताए गए हैं, आप लोग उसको तैयार रखेंगे तो आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे अब हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, कर्ता कारक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कर्ता कारक। अब सबसे पहले इसकी परिभाषा जानिए, कर्ता कारक की नंबर 1 जो हम लोग चर्चा किए थे, इसकी परिभाषा जानिए। तो क्या है, यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह लगा दीजिए पहले, ने, कर्ता ने, देखिए इसी पर चलेगा। और कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे, यहाँ पर इसी से पहचानेंगे कर्ता ने। लेकिन इसकी परिभाषा पहले जानिए कि वाक्य में जो शब्द, यहाँ पर लिखिए आप लोग, वाक्य में जो शब्द, आप लोग परिभाषा पहले जानिए, काम करने के अर्थ में आता है। वाक्य में जो शब्द काम करने
परिभाषा आप लोग लिखते रहिए। काम करने के अर्थ में आता है, अर्थ में आता है। परिभाषा आप लोग साथ में ही लिखते रहिए। अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए कि जो है क्या है, वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। और अर्थात इसकी विभक्तियां ने कर्ता कारक का चिन्ह है। अर्थात देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है उसे हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। अर्थात आप लिख सकते हैं कि अर्थात जो है, अर्थात इनकी विभक्तियां ने कर्ता कारक चिन्ह के चिन्ह हैं। जैसे उदाहरण लिखिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ उदाहरण लिखते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा कि नौकर ने दरवाजा खोला। जैसे एक हमने उदाहरण लिखा, नौकर ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नौकर ने दरवाजा खोला, यहाँ पर ध्यान दीजिए, खोलने का काम कौन कर रहा है? सीधे कर्ता पर आ रहा है। और आपका वैसे भी पहचानने के लिए ने विभक्त लगा हुआ है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा कि ये कर्ता कारक है। लेकिन फिर भी आप लोग ये समझने का प्रयास करिए कि ये जो है क्या होगा, करने का काम जो करेगा कर्ता यानी नौकर करेगा। तो सीधे देखिए, दरवाजा कौन खोल रहा है? खोलना क्रिया है। दरवाजा कौन खोल रहा है? नौकर खोल रहा है। यानी वैसे जानते रहिए कि कर्ता कारक में कर्ता कार्य करेगा यहाँ पर, लेकिन ने विभक्तियां जो यहाँ पर हैं, तो इसी से हम लोग पहचान गए कि नौकर ने दरवाजा खोला यानी हमारा क्या है? कर्ता कारक है। जैसे हमने एक उदाहरण और लिखा, श्याम ने मिठाई खाई। जैसे हमने एक उदाहरण और दिया, श्याम ने मिठाई खाई, मिठाई खाई। अब यहाँ पर भी खाने का काम कौन कर रहा? श्याम, और ने विभक्त हमारा लगा हुआ है। सीधे हम लोग पहचान जाएंगे कि ये कर्ता कारक के उदाहरण हैं। रमा ने पुस्तक पढ़ी। जैसे उदाहरण हमने लिखा, रमा ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये सब हमारे क्या है? देखिए, पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रमा कर रही है, लेकिन ने विभक्त भी है। इससे भी पहचान जाएंगे कि हम लोग किस पर चर्चा कर रहे हैं? कर्ता कारक पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, विभक्तियां तो लगी होंगी या विभक्तियां कहीं यदि छिपा भी होगा तो आप ऐसे पहचान जाएंगे कि रमा पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सीधे कर्ता पर पड़ेगा, रमा कर रही है। अगर मान लीजिए विभक्त नहीं लगा है तो भी आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है? कर्ता कारक के उदाहरण है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो है कर्म कारक पर। इसके बाद ये देखिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कर्ता कारक से भी प्रश्न नहीं बने हैं लेकिन बन सकते हैं। देखिए, कर्म कारक से खूब प्रश्न बना हुआ है, कर्म कारक से खूब प्रश्न आए हुए हैं, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे हमने अब हम लोग नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। दूसरा हम लोग का है कर्म कारक। कर्म कारक, अब यहां पर ध्यान दीजिए, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, अब यहां पर विभक्त क्या होगा? को लगेगा। कर्ता ने कर्म को, यहाँ को विभक्तियां लगेगा। लेकिन देखिए, हम लोग परिभाषा लिखते हैं, कर्म कारक की परिभाषा लिखते हैं। कर्म कारक यानी को वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य परिभाषा है इसकी, वाक्य में परिभाषा जब तक नहीं समझेंगे आप लोग समझ नहीं पाएंगे। वाक्य में क्रिया का फल, यहां पर ध्यान दीजिए, क्रिया का फल, क्रिया का फल
यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कर्म कारकों में वाक्य में क्रिया का फल क्या होगा, जिस शब्द पर पड़ता है। क्रिया का फल यहां लिख दीजिए, जिस शब्द पर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। यानी क्रिया का फल क्या होगा, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे। जैसे इसमें कुछ नियम है, चाहे इसको आप नियम समझिए। नियम नंबर 1, चाहे इसको आप लोग यही ब्रैकेट में लिख दीजिए, ट्रिक समझिए। चाहे नियम नंबर 1 समझिए, चाहे ट्रिक समझिए। जैसे देखिए, कर्म कारक में यदि कहीं बुलाना, जैसे आपसे पाया जाए यदि बुलाना, देखिए कर्म कारक में काम करेगा केवल बुलाना, उसके बाद सुलाना, उसके बाद कोसना। जैसे बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना। क्या है, पुकारना। उसके बाद क्या है, जगाना। ये सब शब्द मिलेंगे, चाहे इसको नियम 1 समझिए कर्म कारक में, चाहे इसे ट्रिक समझिए। ये शब्द यदि आपको मिलेंगे, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना हो गया। उसके बाद भगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ, यहां पर लिखिए इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ, इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ, इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ जो है, क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्तियां लगती हैं। को विभक्तियां, यहां पर ध्यान दीजिए, को विभक्तियां क्या लगती हैं, को विभक्तियां लगती हैं। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां समझने की बात है कि जैसे हमने परिभाषा लिखा, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। फिर हम लोगों ने नियम नंबर 1 लिखा, ट्रिक चाहे समझिए इसको। जैसे बुलाना, सुलाना, उसके बाद कोसना, और फिर आपसे कहीं मिले पुकारना, जगाना, उसके बाद भगाना, इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्तियां, यानी ये सब भी रहेंगे। ये सब भी पहचानने का आसान तरीका होगा। और आपको यदि को विभक्तियां नहीं लगी हुई है तो भी आपको ये सब मिलेंगे, तुरंत आप लोग पहचान जाइए कि कर्म कारक है, यानी को विभक्तियां लगती हैं। क्या लगती हैं, को विभक्तियां लगती हैं, यानी हमारा क्या है, ये जो है कर्म कारक है। किस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, कर्म कारक पर चर्चा कर रहे हैं। क्या होगा, कर्म कारक होगा। इसके बाद अब हम लोग उदाहरण पर चर्चा करेंगे। जैसे अब हम लोग देखिए, यही समझने की बात है। अब हम लोग उदाहरण पर चर्चा करेंगे। नियम नंबर 1 में अब हम लोग यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग की समझ में, दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पर एकदम आसान हो जाएगा। कारक आज आप लोगों को इस तरह पढ़ा दिया जाएगा, कभी कारक नहीं भूलेंगे, कारक कभी आपका गलत नहीं होगा। जैसे
अभी जैसे प्रश्न हमने लिखा कि मालिक ने नौकर को बुलाया, जैसे हमने लिखा मालिक ने नौकर को बुलाया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मालिक ने नौकर को बुलाया। अब यही ध्यान दीजिए, मालिक ने नौकर को बुलाया। अब देखिए कहीं आपको मिला, देखिए यहां जरूर मिला, बुलाना या बुलाया जरूर मिलेगा। तो भी देखिए इससे भी आप पहचान जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, को विभक्तियां भी मिलेगा। क्या मिलेगा, को विभक्तियां भी मिलेगा। मालिक ने नौकर को बुलाया, चाहे बुलाना या बुलाया, देखिए इससे भी पहचानेंगे और को विभक्तियां से भी पहचान जाएंगे। जैसे मैंने लिखा मैंने हरि को बुलाया, जैसे हमने एक उदाहरण लिखा, मैंने हरि को बुलाया, हरि को बुलाया। देखिए यहां पर आपको मिल रहा है कि नहीं, को विभक्तियां भी मिलेंगे आपको। नौकर को बुलाया, देखिए बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ क्या होगा, को विभक्तियां भी क्या को विभक्तियां क्या होगी, छिपी रहेंगी, लगी रहेंगी। जैसे हमने एक उदाहरण यहाँ पर दिया, मालिक ने नौकर को बुलाया। दूसरा उदाहरण, मैंने हरि को बुलाया। फिर एक हमने प्रश्न लिखा, पिता ने पुत्र को पुकारा। तीसरा उदाहरण हमने दिया कि पिता ने पुत्र को पुकारा। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, यहां पर देखिए पुकारना हमने लिखा है। क्या लिखा है, पुकारना या पुकारा। तो यहां पर पिता ने क्या किया, पिता ने पुत्र को पुकारा। को विभक्ति भी आप पहचान जाएंगे कि आपका कर्म कारक है। उसके बाद फिर हम लोग चौथे पर चर्चा करेंगे। जैसे एक उदाहरण और हम लेंगे कि लोगों ने शोर करके डाकुओं को भगाया। एक प्रश्न हमने लिखा, लोगों, यहां पर ध्यान दीजिए, लोगों ने शोर करके क्या किया, करके डाकुओं शोर करके क्या किया, डाकुओं को भगाया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए भगाना लिखा गया है तो भी आप पहचान जाइए। मान लीजिए को विभक्तियां आपको कहीं कंफ्यूजन कर रहा है, अभी आपको आगे और को विभक्तियां मिलेंगे। आगे का, के, की, रा, रे, री, इन सब में भी जो है कर्ता ने कर्म को, अभी देखिए संप्रदान को के लिए भी मिलेगा। देखिए अभी संप्रदान जब हम लोग पढ़ेंगे, संप्रदान कारक, वहां पर भी आपको को मिलेगा, लेकिन वहां पर देखिए पहचानने का अलग तरीका होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग को विभक्तियां तो आप लोग पहचानते रहिए, लेकिन इसको भी जानते रहिए। बुलाया जो है, पुकारा और भगाया, ये सब इत्यादि भी मिले तो आप वहां पहचानने में आपको क्या हो, कोई दिक्कत ना हो और आप तुरंत क्या लगा दीजिए, कर्म कारक लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, तुरंत जो है कर्म कारक लगा दीजिए। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे अगले उदाहरण में। देखिए इसी में अगला उदाहरण हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उदाहरण है, देखिए उदाहरण को आप लोग खुद समझे रहेंगे, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जैसे हमने लिखा, माँ ने बच्चे को जी भर पोसा। अब यहां पर आप लोग देखिए, माँ, उदाहरण है, माँ ने बच्चे को जी भर कोसा। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए क्या कि देखिए कहीं कोसना मिला है, बिल्कुल मिला है। तो यहां पर देखिए को विभक्त तो आपको मिल ही गया, लेकिन माँ ने बच्चे को क्या किया, जी भर कोसा। क्या किया, माँ ने बच्चे को जी भर कोसा। आप इससे भी पहचानिए और इससे भी पहचानिए
इस ट्रिक को या इस नियम को आप लोग जरूर जानिएगा दोस्तों, नहीं आप प्रश्न गलत कर जाएंगे, क्योंकि अभी संप्रदान को के लिए भी वहां पर भी मिलेगा संप्रदान कारक में। हमने उसको खूब सवेरे जगाया, जैसे हमने एक प्रश्न लिखा, हमने उसको खूब सवेरे जगाया, खूब क्या किया, सवेरे जगाया। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, खूब सवेरे जगाया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कहीं आपको मिल रहा है जगाना, बिल्कुल मिल रहा है, को बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, यहाँ देखिए जगाना मिला, या जगाया लिखा जाए या जगाना समझ जाएगा आप लोग। देखिए जगाया, यहाँ आपको एक ट्रिक मिला, और उसके बाद हमने उसको, यहाँ पर देखिए को मिला विभक्ति, और खूब सवेरे जगाया, तो यहाँ पर देखिए इससे भी पहचानिए और इससे भी पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए कर्म कारक में ये हमारा नियम और ट्रिक भी यहाँ पर काम किया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इसको आप लोग जरूर देखिए। आप निश्चित ही कारक, जैसे हमने जो है वर्णमाला, देखिए नेटवर्क की वजह से लाइव क्लास ही हमने अधिकतम लिया। वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, संधि, और उसके बाद आज हम लोग का कारक पूरा हो जाएगा। देखिए एक ही वीडियो में कारक पढ़ा देंगे, लगभग 1 घंटा 30 मिनट या 40 मिनट का वीडियो रहेगा। आप लोग देखिए, जो है ये मत देखिए कि बहुत समय लगेगा देखने में। आपका यहाँ से मिला करके आपके 8 से 10 प्रश्न, 10 से 12 प्रश्न भी मिल जाते हैं। कभी कभी कोई एग्जाम हो 10 से 12 प्रश्न मिल जाते हैं। और इन तीनों वीडियो को आप लोग देखिए, और उसके बाद जो लोग आप लोग 2000, 3000, 200, 500 में जो फीस दे करके हिंदी व्याकरण की तैयारी करते हैं, आप निःशुल्क क्लास में ही आप लोग समझ जाएंगे। आप लोग कमेंट करिएगा यदि समझ में नहीं आएगा, फिर उसके बाद मैं दोबारा उसको समझाऊंगा, दूसरी बार फिर मैं समझाऊंगा जो है ये जो टॉपिक पढ़ाया गया है। यदि आप बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आया, फिर से मैं वर्णमाला, संधि, कारक, पूरा व्याकरण पूरा होने के बाद फिर से मैं जो है वर्णमाला से टॉपिक शुरू कर दूंगा। देखते हैं कब तक नहीं समझ में आता है। इसलिए आप लोग चैनल को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास क्या करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को स्वयं सब्सक्राइब करिए। अब इसके बाद हम लोग शाम को जो है हम लोग का साहित्य भी चलेगा, और आदिकाल पर हम लोग सबसे पहले आदिकाल से हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आदिकाल से हम लोग का टॉपिक चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए नियम नंबर 1 हम लोग ने इतना उदाहरण पढ़ा, उसके बाद नियम नंबर 2 अब हम लोग चलेंगे। जैसे नियम नंबर 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर नियम 2 कर दे रहे हैं। यहाँ जैसे नियम नंबर 2, अब यहां पर ध्यान दीजिए नियम नंबर 2। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे मारना क्रिया के अर्थ में, यहां पर देखिए समझने की बात है कर्म कारक में। यदि मारना क्रिया के अर्थ में, मारना क्रिया के अर्थ में, मारना क्रिया के अर्थ में, मारना, देखिए यहां मारना क्रिया के अर्थ में पीटना होता है। इसको लिखिएगा आप लोग, मारना क्रिया के अर्थ में पीटना होता है, पीटना होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, यदि मारना क्रिया के अर्थ में पीटना होता है, तब कर्म के साथ, तब कर्म के साथ, कर्म के साथ, कर्म के साथ क्या लगेगा, कर्म के साथ विभक्तियां लगती हैं। कर्म के साथ विभक्तियां, देखिए यही समझिएगा, कर्म के साथ विभक्तियां लगेंगी, लगती हैं। यदि मारना का अर्थ, मारना क्रिया के अर्थ में पीटना होता है, तब कर्म के साथ विभक्तियां लगेंगी। यही ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान दीजिएगा, विभक्तियां लगती हैं। लेकिन
पर यदि उसका अर्थ स्वीकार करना होता है तो विभक्तियां नहीं लगती। पर यदि उसका अर्थ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसका अर्थ स्वीकार करना होता है तो विभक्तियां नहीं लगती। तो विभक्तियां यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, विभक्तियां नहीं लगेंगी, विभक्तियां नहीं लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीधे सीधे समझिए कि यदि मारना का अर्थ पीटना होगा तो क्रिया में विभक्तियां लगेंगी, कर्म के साथ विभक्तियां लगेंगी। और यदि स्वीकार करना होगा तो क्या होगा हमारा, यदि उसका अर्थ यदि जो है उसका अर्थ यहाँ पर ध्यान दीजिए स्वीकार करना होगा तो विभक्तियां क्या होगा, नहीं लगेगा। यही ध्यान दीजिएगा, विभक्तियां नहीं लगेगा। जैसे हम लोग उदाहरण लिखते हैं, अभी आप लोग समझ जाएंगे कि उदाहरण के हिसाब से अभी हम लोग समझते हैं। जैसे हमने लिखा हरि ने बैल को मारा, जैसे हमने एक उदाहरण लिखा हरि ने बैल को मारा, बैल को, अब देखिए यहां पर मारा, हरि ने बैल को मारा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यही तुरंत समझ जाइए। देखिए कह रहा है कि मारना क्रिया के अर्थ में पीटना होता है, तो जब हरि ने बैल को मारा तो क्या होगा, क्रिया के अर्थ में पीटना हुआ, तब कर्म के साथ विभक्तियां हमारा को लगेंगी। क्या होगा, विभक्तियां, देखिए वही कह रहा है विभक्तियां लगती हैं, यानी को देखिए लगा हुआ है मारने के अर्थ में, हरि ने बैल को मारा को विभक्तियां लगी हुई हैं। लेकिन फिर लिखिए लोगों ने चोर को मारा, जैसे फिर एक प्रश्न लिखा गया लोगों ने चोर को मारा, चोर को, देखिए मारने के अर्थ में पीटना होगा तो हमारा को विभक्तियां बिल्कुल यहाँ पर लगेगा। उसके बाद जैसे हमने एक उदाहरण लिखा शिकारी ने बाघ मारा, जैसे हमने एक प्रश्न लिखा शिकारी ने बाघ मारा, अब यहाँ पर आप लोग बताइए क्या विभक्तियां को लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अभी देखिए यहाँ लिखा गया है पर यदि उसका अर्थ स्वीकार करना होता है तो विभक्तियां नहीं लगती हैं। यानी हम देखिए को विभक्तियां यहाँ कर्म कारक में नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए शिकारी क्या कर रहा है, बाघ को मार रहा है, क्या कर रहा है, शिकार करके क्या कर रहा है, बाघ को मार रहा है, यानी हमारा को विभक्तियां नहीं लगेंगी, लेकिन हमारा क्या होगा, कर्म कारक ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक ही होगा, यानी शिकार करने के अर्थ में को विभक्तियां क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं, को विभक्तियां नहीं लगती। वही देखिए शिकारी ने बाघ मारा, सीधे आपको जो है को विभक्तियां नहीं मिलेंगी। क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए शिकारी ने बाघ मारा, यानी को विभक्तियां हमारा नहीं लगेगा। फिर जैसे हमने एक प्रश्न लिखा मछुए ने मछली मारी, जैसे हमने एक प्रश्न लिखा मछुए ने मछली, अब देखिए मछुए ने मछली मारी, अब देखिए को विभक्ति भी यहाँ गायब है, क्योंकि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है मारने के अर्थ में कि मछली का क्या किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, यानी शिकार करने के अर्थ में कि मछुए ने मछली मारी, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर को विभक्तियां नहीं लगेंगी। देखिए यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझे रहिए, आपसे और प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन जब तक आप लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, इसीलिए नियम नंबर 1 जो हमने समझाया उसको भी जानिए कर्म कारक में, और नियम नंबर 2 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कारक आप लोग
कारक इतना आसान समझाया जाएगा, आप लोग 100% समझ में आएगा। कारक जो आप लोग हिंदी व्याकरण में आप लोग जो है पैसे दे करके आप लोग जो है समझते हैं, क्या करते हैं, समझते हैं, वो चीज़ आपको निःशुल्क संस्थान में दिया जा रहा है। हिंदी गुरु एकेडमी, इतना प्रचार करिए हिंदी गुरु एकेडमी का कि छा जाए पूरा। निःशुल्क क्लास है हिंदी गुरु एकेडमी, हिंदी गुरु एकेडमी 2024। किसी से बोल दीजिए कि हिंदी गुरु एकेडमी पर जाइए और 2024 चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा निःशुल्क व्याकरण देखिए। यूपीपी यहाँ पर देखिए, यूपीपी और आपका टेट और बीएड, इन सब परीक्षाओं में आप लोग सही करके इतना प्रश्न सही करके इतने प्रश्नों को सही करके चले आएंगे कि स्वयं नहीं समझ पाएंगे कि हमने इतना प्रश्नों को सही कैसे कर दिया। यहाँ पर आप लोग, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो देखिए यहाँ पर हरि ने बैल को मारा। देखिए मारना का अर्थ यदि मारना का अर्थ यदि पीटना होगा तो को विभक्तियां लगेंगी, लेकिन यदि शिकार करने के अर्थ में होगा तो वहाँ पर विभक्तियां नहीं लगेंगी। जैसे शिकारी ने बाघ को मारा, बाघ मारा, अब यहाँ हमारा को विभक्तियां गायब हो चुकी हैं। मछुए ने मछली मारी, क्योंकि ये दोनों विभक्तियां क्या है, शिकार करने के अर्थ में है। क्या है, शिकार करने के अर्थ में है, इसलिए हमारा जो यहाँ को विभक्ति है वो यहाँ से गायब है। तो आपका देखिए ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझे रहिए, तो आप कभी भी प्रश्न बदल सकता है। मान लीजिए कोई प्रश्न बदल के आ जाए तो आप लोग तब भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ देखिए शिकार करने के अर्थ में है, को विभक्त नहीं लगा है, फिर भी हमारा क्या है, कर्म कारक है। अब इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे करण कारक पर। किस पर चर्चा करेंगे, करण कारक पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग का टॉपिक है करण कारक। बिहार जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती लगी हुई है, वहां भी आप लोग एक भी प्रश्न गलत नहीं करके आएंगे, इतना आपको समझा दिया जाएगा। करण कारक। अब यहाँ पर जो 8 विभक्तियां हमने बताया हुआ है विभक्तियां, उसको आप लोग जरूर तैयार रखिए। तुरंत लिखिए करण कारक में से द्वारा, से द्वारा। तुरंत आप लोग लिखिए कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। यहाँ पर से द्वारा। अब जैसे देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखिए, वाक्य के जिस शब्द से, सबसे पहले परिभाषा लिखिए यहीं पर, वाक्य के जिस, साथ में ही परिभाषा आप लोग लिखते रहिए। वाक्य के जिस शब्द से, जिस शब्द से, वाक्य के जिस शब्द से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाक्य के जिस शब्द से क्रिया यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्रिया के, वाक्य के जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध, वाक्य के जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। परिभाषा जरूर आप लोग लिखिए कि वाक्य के जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, यहाँ पर हो लिख दीजिए, संबंध का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। जो है क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। करण का अर्थ होता है साधन। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर ध्यान दीजिए, आप लोग सरल भाषा में आप लोग समझिए कि करण का
करण का अर्थ होता है क्या होता है? साधन। अब यहीं पर आप लोग समझिएगा, यहीं देखिए समझने की बात है। करण का अर्थ होता है क्या होता है? साधन। इसी को आप लोग ध्यान दीजिएगा। करण का अर्थ होता है साधन। करण कारक संज्ञा के स्वरूप को कहते हैं जिससे क्रिया के साथ का बोध होता है। लेकिन आप लोग इतना ही जानिए कि करण का अर्थ होता है साधन। इसके आगे और भी परिभाषा है कि करण कारक संज्ञा के, यहां पर लिख दीजिए करण कारक संज्ञा, करण कारक संज्ञा के उस रूप, करण कारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं, रूप को कहते हैं जिससे क्रिया के साथ का बोध होता है, जिससे क्रिया के साथ का बोध होता है। बोध होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इनमें सब भूल जाइए, पूरा जो भूल जाइए, से के द्वारा मत भूलिए। और हम लोग नंबर 3 पढ़ रहे हैं ना, करण कारक हम लोग चर्चा कर रहे हैं नंबर 3 पर। करण कारक जो है इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसको मत भूलिए कि करण का अर्थ होता है साधन। इसको मत भूलिए, पूरे परिभाषा में आप लोग करण का अर्थ साधन होता है, इसको मत भूलिए। यहाँ पर भले ही परिभाषा आप लोग मत जानिए, लेकिन इतना ही जानिए करण का अर्थ होता है साधन। जैसे अभी हम लोग उदाहरण लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण हमने लिखा, एक उदाहरण हम लिख रहे हैं कि जैसे उसने उसे छल से पराजित किया। अब देखिए उसने उसे छल से पराजित किया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे उसने उसे छल से पराजित किया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, साधन देखिए यहां पर पहले नंबर, यहां पर ध्यान दीजिए से द्वारा। अब यहां पर देखिए हमारा विभक्त से है कि नहीं है, और किससे? छल से पराजित किया। जैसे उदाहरण नंबर 1 हुआ। फिर हम लोग लिखते हैं राम कलम से लिखता है। जैसे हमने एक और उदाहरण लिखा, राम कलम से लिखता है। अब देखिए लिखता है, जैसे मान लीजिए आपको ये ध्यान नहीं है कि भाई करण कारक में से है कि क्या है, तो यहाँ पर जैसे से नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन कलम देखिए साधन, किससे लिखता है? कलम से। साधन इसमें क्या है हमारा? लिखना जैसे क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है? साधन कलम है। वही कह रहा है कि करण का अर्थ होता है साधन। किससे जो है लिखता है? कलम से लिखता है। कलम ही हमारा साधन है। और आप तो पहचान ही गए किससे विभक्त लगा हुआ है, तो हम लोग पहचान गए कि ये करण कारक है। लेकिन इतना भी जानिए कि लिखता किससे है? साधन क्या है हमारा? कलम है। इससे भी पहचान जाइए कि हमारा करण कारक है। इसके बाद फिर जैसे हमने एक प्रश्न लिखा, साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है। जैसे हमने प्रश्न लिखा, साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है। सुधरती है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर संगत जो है हमारा क्या है? साधुओं की संगत से बुद्धि सुधर रही है। यहाँ पर से जो है हमारा क्या है? करण कारक है। लेकिन जो बुद्धि है
बुद्धि किससे सुधर रही है, क्या है इसमें साधन, संगत किससे, साधुओं की संगत से जो है क्या है बुद्धि सुधर रही है, तो भी हमारा साधन क्या हो गए, यहाँ पर साधु की संगत जो है हमारा यहाँ पर देखिए साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, हमने एक प्रश्न लिखा कि वह कुल्हाड़ी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वृक्ष काटता है, काटता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, अब देखिए से तो समझ ही जाएंगे, लेकिन कुल्हाड़ी इसमें हमारा साधन का भी काम कर रहा है। वृक्ष तो काट रहा है लेकिन किससे, कुल्हाड़ी से काट रहा है। जैसे संगत बुद्धि किससे सुधर रही है, साधुओं की संगत से सुधर रही है। तो इसी तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि करण कारक है। जैसे मैं कलम से चिट्ठी लिखता हूँ, जैसे हमने एक प्रश्न लिखा, उदाहरण मैं कलम से चिट्ठी लिखता हूँ, चिट्ठी लिखता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो है ये तो पहचान रहे हैं किससे विभक्त है, लेकिन कलम हमारा साधन है, क्योंकि चिट्ठी किससे लिखी जा रही है, कलम से लिखी जा रही है, और उससे भी पहचान जाएंगे कि हमारा करण कारक है। इसके बाद फिर हम लिखते हैं कि रमा, जैसे हम नीचे लिखते हैं रमा ने चाकू से फल काटा। ये देखिए प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, रमा ने चाकू से देखिए क्या काटा, फल काटा। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, रमा ने चाकू से फल काटा, यहां पर ध्यान दीजिए। अब देखिए चाकू क्या है, साधन है, और इससे देखिए हमारा विभक्ति है। फल काटने का काम किससे किया जा रहा है, चाकू से, तो वही कह रहा है करण का अर्थ होता है साधन। इसको भी यदि आपके दिमाग में है, यदि इससे आप कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो भी आप जो है आप ये जो है करण कारक आसानी से समझ जाएंगे। फिर जैसे हमने एक प्रश्न लिखा कि सिपाही चोर को रस्सी से बांधता है, जैसे हमने एक प्रश्न लिखा कि सिपाही चोर को रस्सी से बांधता है, यहां पर लिख दे रहे हैं कि सिपाही चोर को रस्सी से बांधता है, रस्सी से बांधता है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि जो है इसमें साधन देखिए क्या है, सिपाही ने चोर को रस्सी से बांधता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो है यहाँ पर देखिए रस्सी क्या हमारा है, साधन है, और इससे देखिए हमारा विभक्ति है, इसी से पहचान जाएंगे। यानी साधन हमारा क्या है, चोर किससे बांधा जा रहा है, रस्सी से, यानी सिपाही जो है चोर को किससे बांध रहा है, रस्सी से, रस्सी हमारा साधन हो गया। फिर जैसे लिखा हमने लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, जैसे हमने एक प्रश्न लिखा लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इसमें बताइए साधन कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। अब इसमें बताइएगा, से तो मान लीजिए हमारा विभक्ति है, करण कारक है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो है हमारा साधन क्या है, फल है, हाथ है कि लड़के हैं, बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इन तीनों में तभी हम समझ पाएंगे कि आप लोगों के समझ में आया कि नहीं प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा।
ये इसको आप लोग समझ के बताइएगा। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे, अगला टॉपिक हम लोग का होगा, अब हम लोग भाग 4 पर चर्चा करेंगे, संप्रदान कारक। भाग 4। अब देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, अब यहां पर ध्यान दीजिए, संप्रदान को के लिए, को के लिए, को के लिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, संप्रदान कारक में जो विभक्तियां होगा वो को के लिए होगा यहां पर। अब जैसे इसकी परिभाषा है जिसके लिए, जैसे इसकी परिभाषा है जिसके लिए, जिसके लिए, लिए कुछ कुछ किया जाए, संप्रदान कारक में जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, या जिसको, परिभाषा है इसकी, या जिसको कुछ कुछ दिया जाए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, परिभाषा आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, तभी आप लोग जब एग्जाम का समय आए तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और नोट्स बनाइए, हल्के में मत लीजिएगा। आपका प्रश्न जरूर यहाँ से फंसेगा, और यदि कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया, प्रश्न आपका कोई भी घुमा के पूछे गलत नहीं होगा। जिसके लिए या जिसको कुछ दिया जाए, जैसे प्रश्न किया, इसका बोध कराने वाले शब्द दिया जाए, यानी इसका, इसका बोध, इसका, इसका बोध, बोध कराने, इसका बोध कराने वाले वाले शब्द। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, यही समझिएगा, या इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। आप लोग पूरा जो है वीडियो देखिए कारक का, उसके बाद कोई भी यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट हो वहाँ प्रैक्टिस करिए और फिर देखिएगा। यदि आपको प्रश्न नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर जो आपने पढ़ाया यूट्यूब पर हमने प्रैक्टिस किया, एक भी प्रश्न नहीं फंसा या हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, एक भी प्रश्न सही नहीं कर पाए। जैसे अब हम लोग यहाँ पर उदाहरण समझेंगे, एक एक करके उदाहरण समझेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यही सबसे मेन है कि जिसके लिए कुछ किया जाए, फिर यहाँ समझिए जिसको कुछ दिया जाए। दो, यहाँ पर दो बातें आप लोग समझिए, उसके बाद संप्रदान कारक में को के लिए समझे रहिए, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। जैसे हमने उदाहरण लिखा, श्याम मोहन के लिए गेंद लाता है। जैसे हमने उदाहरण लिखा कि श्याम मोहन, मोहन के लिए, श्याम मोहन के लिए गेंद लाता है। अब यहां पर समझिए गेंद लाता है, यही समझिएगा आप लोग, श्याम मोहन के लिए गेंद लाता है। तो यहाँ पर के लिए देखिए, इस विभक्ति को आप लोग समझिए, को के लिए, को के लिए समझ जाएंगे। लेकिन क्या कर रहा है, श्याम जो है किसके लिए कुछ कर रहा है, गेंद ला रहा है, किसके लिए, मोहन के लिए। वही कहा जा रहा है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसके लिए कुछ दिया जाए, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। तो यहाँ पर देखिए, श्याम मोहन के लिए क्या ला रहा है, गेंद ला रहा है। तो यहाँ पर कुछ कौन जो है ला रहा है, श्याम, किसके लिए, मोहन के लिए। बाकी आपका
के लिए विभक्ति आपका लगा हुआ है, वैसे भी पहचान जाएंगे कि संप्रदान कारक है। जैसे एक और उदाहरण हमने लिखा कि माँ बच्चे को मिठाई देती है। जैसे एक उदाहरण और लिखा गया, माँ बच्चे को मिठाई देती है, मिठाई देती है। अब यहां पर देखिए को विभक्ति, आपको देखिए अभी आगे हम लोग पढ़े हैं कर्म कारक। देखिए को विभक्ति जो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने कर्म कारक में भी पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने कहा था कि कर्म कारक को विभक्त संप्रदान में भी मिलेगा। लेकिन देखिए एक कॉन्सेप्ट है, इसको मत भूलिए, कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, माँ जो है बच्चे को मिठाई देती है। यहाँ देने का काम कौन कर रही है, माँ जो है बच्चे को मिठाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है या किसी को कुछ दिया जा रहा है, तो भी हमारा क्या सही हो जाएगा। वैसे भी मान लीजिए ऑप्शन में आपके करण कारक रख दिया और संप्रदान कारक रख दिया, दोनों ऑप्शन मान लीजिए 4 ऑप्शन बनाएगा और करण और संप्रदान दोनों रख दिया, तो आपका कॉन्सेप्ट इसको विभक्त से नहीं क्लियर होगा। आप तुरंत ये दिमाग लगाइएगा कि किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, तो वहाँ हमारा संप्रदान कारक होता है। यानी माँ बच्चे को मिठाई देती है, तो यहाँ जो है माँ जो है मिठाई देने का काम किसको कर रही है, बच्चे को कर रही है। तो यहाँ पर हमारा को विभक्त भी है, इसलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर संप्रदान कारक सही होगा। जैसे फिर एक प्रश्न लिखा गया कि मोहन ने भाई को फल दिया। जैसे एक प्रश्न और लिखा गया कि मोहन ने भाई को फल दिया, भाई को फल दिया। अब देखिए यहाँ पर भी को विभक्त है, फल दिया, लेकिन यहाँ देने के अर्थ में हमारा क्या है, संप्रदान कारक है। किसी के लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, तुरंत यही कॉन्सेप्ट समझे रहिए, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर किसी के लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, तो मोहन क्या कर रहा है, भाई को फल दे रहा है और को विभक्त भी है। मान लीजिए आपका करण कारक ऑप्शन में 4 ऑप्शन में नहीं रखा, तो आप तो वैसे लगा दीजिए, मान लीजिए को आ गया, संप्रदान कारक हो गया। लेकिन यदि करण कारक भी रखा हुआ है और वैसे करण कारक में को विभक्त भी काम करेगा, उसके साथ में करण कारक में करण का अर्थ होता है, क्या होता है अभी बताया गया है कि वहाँ साधन होगा, जब वहाँ क्या होगा, साधन भी होगा। और यहाँ पर मोहन ने भाई को फल दिया, यानी फल देने का काम जो है मोहन किसको कर रहा है, भाई को, यानी किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, हमारा संप्रदान कारक है। इसके बाद फिर जैसे हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। जैसे हमने एक प्रश्न लिखा कि हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम पढ़ने के लिए देखिए यहाँ पर विभक्त लग गई, हमारा संप्रदान कारक सही हो जाएगा। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन इसमें होगा आपको और इसमें होगा। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट आपका है कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए, तो हमारा संप्रदान कारक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर जैसे राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। अब देखिए यहाँ पर देने के अर्थ में धन दिया, तो भी हमारा संप्रदान कारक है। क्या है, संप्रदान कारक है, क्योंकि धन देने को विभक्त तो मान लीजिए है ही है संप्रदान में, लेकिन धन देने का काम कौन कर रहा है, राजा किसको कर रहा है, ब्राह्मण को। यानी राजा ने ब्राह्मण को कुछ दिया, क्या दिया, धन दिया। देने के अर्थ में हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। फिर जैसे एक प्रश्न पूछा गया, हरि मोहन को रुपए देता है। जैसे हमने एक प्रश्न लिखा, हरि मोहन को रुपए देता है।
रुपए देता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि को विभक्ति फिर लगा हुआ है, लेकिन जो है किसको देने के अर्थ में पैसे कौन दे रहा है, रुपए देता है। किसको, हरि जो है किसको देता है, मोहन को देने के अर्थ में, और को विभक्ति भी है, यानी हमारा क्या है, संप्रदान कारक होगा। क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। फिर जैसे और भी कई उदाहरण हैं, जैसे उसने लड़के को मिठाई दी, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। तो यहाँ जो है शिष्य को ज्ञान कौन दे रहा है, गुरु जो है दे रहा है। तो देने के अर्थ में भी हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यानी देने के अर्थ में क्या है, माँ ने, अभी जो हमने बताया, माँ बच्चे को मिठाई देती है। यही प्रश्न घुमा दे कि माँ बच्चे को खिलौने खरीदे। अब यहाँ पर देखिए माँ क्या किसके लिए खिलौने खरीद रही है, बच्चे के लिए। तो ये सब हमारे क्या हैं, संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। क्या है, संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। इसी में संप्रदान कारक में एक और नियम चलता है। जैसे यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। जैसे यहाँ पर एक ट्रिक समझिए, चाहे नियम समझिए। यहाँ पर लिख लीजिए संप्रदान कारक में एक नियम समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा जाए के वास्ते, यदि आपको कहीं प्रश्न में मिले के वास्ते, के निमित्त। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, के वास्ते, के निमित्त और के हित, ये तीन शब्द, यदि देखिए ये संप्रदान कारक में ये तीन शब्द आपको मिलेंगे संप्रदान कारक में। इसको आप लोग जरूर तैयार रखिए, नहीं आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। जैसे अभी हम एक उदाहरण देते हैं कि तुलसी के वास्ते राम ने अवतार लिया। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा कि तुलसी के वास्ते राम ने अवतार लिया। अब यहाँ पर समझिए, आप लोग तुरंत लगाइए कि यहाँ पर पूछा गया है के वास्ते। देखिए यहाँ प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया, के वास्ते आप संप्रदान कारक लगाइएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। जैसे एक प्रश्न और पूछा गया, मेरे निमित्त भी ईश्वर की कोई कृपा नहीं है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया, मेरे निमित्त ईश्वर की कोई कृपा नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए पूछा गया कि नहीं निमित्त, के निमित्त, के वास्ते, के हित। तो देखिए यहाँ पर ये उदाहरण दे करके हम लोग समझा रहे हैं कि के वास्ते यदि आपको कहीं मिल जाए और के निमित्त, यहाँ पर देखिए निमित्त पूछा कि मेरे निमित्त ईश्वर की कोई कृपा नहीं है, आप संप्रदान कारक लगाइएगा। जैसे राम के हित लक्ष्मण बन गए। जैसे एक प्रश्न पूछा कि राम के हित लक्ष्मण बन गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, राम के हित लक्ष्मण बन गए। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए हित, इसी से पहचान जाइए कि हित पूछा गया, के हित लक्ष्मण बन गए। तो यानी संप्रदान कारक में तीन नियम आप लोग जरूर जानते रहिए, के वास्ते, के निमित्त और के हित। आप लोग प्रश्न सही करके आएंगे। जैसे ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, तो ये भी पूछ सकता है, देखिए यहाँ पर नाम चेंज कर सकता है कि जो है मेरे निमित्त ईश्वर की कोई कृपा नहीं रही। ये भी नाम, जैसे क्या होगा, नाम चेंज करके किसी दूसरे का नाम पूछ सकता है कि हित लक्ष्मण बन गए। यहाँ पर जो है भरत लिख सकता है या कोई और शब्द लिख सकता है किसी का नाम। तो इससे कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पर बस इतना ही जानते रहिए, के वास्ते,
के निमित्त और के हित आपका संप्रदान कारक में आता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे नंबर 5 पर अपादान कारक। नंबर 5 अपादान कारक। पांचवा हम लोग चर्चा करेंगे अपादान कारक। अपादान कारक। अब यहां पर देखिए अपादान से ही लग रहा है कि अलगाव की बात होगा। अपादान यहां पर देखिए इसकी विभक्ति क्या होगा, से अलग। अपादान से अलग, अलगाव की बात होगा। कोई वस्तु होगा तो वहां क्या होगा, अलगाव की बात करेगा। जैसे इसकी परिभाषा है कि संज्ञा के जिस रूप से, इसकी परिभाषा सबसे पहले लिखिए, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के, किसी वस्तु के, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के क्या होगा, किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो। किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो। भाव क्या हो, भाव प्रकट हो, वहां क्या होगा, अपादान कारक होगा। क्या होगा, अपादान कारक होगा। कारक होगा। क्या होगा, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव, यही ध्यान दीजिएगा, अलग होने का भाव। यहाँ पर देखिए भाग लिखा हुआ, भाव होना चाहिए। अलग होने का भाव प्रकट हो, वहाँ क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ से खूब उदाहरण पूछे जाते हैं और लगभग लोगों का सही भी खूब होता है। क्या होता है, लगभग उन्हीं लोगों का गलत होता है जो लोग थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। फिर जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे एक प्रश्न पूछा गया, एक प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से क्या है, गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। अब यहाँ पर देखिए निकलती है कौन, यहाँ पर देखिए हिमालय से और गंगा का क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। और ऐसे से अलग अलग हमारा से जो है इसमें विभक्त भी है, और वैसे भी हमारा हिमालय से गंगा का क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, अपादान कारक होगा। फिर पूछा गया पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। अब देखिए गिरता है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि पेड़ से जो है क्या है, पत्ता गिरता है, यानी पेड़ और पत्ते का क्या हो रहा है, अलगाव, यानी अपादान कारक होगा। फिर पूछा बिल्ली छत से कूदी। जैसे पूछा गया बिल्ली छत से कूद पड़ी। जैसे पूछा गया बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो है बिल्ली का जो है छत से, देखिए यहाँ से तो आपका है ही है अपादान कारक, लेकिन छत और जो है बिल्ली का क्या हो रहा है, यहाँ पर अलगाव हो रहा है, यानी बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी बिल्ली और छत से अलगाव हुआ, हमारा अपादान कारक हो गया। इसके बाद पूछा गया घुड़सवार घोड़े से गिरता है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया घुड़सवार घोड़े से गिरता है। अब देखिए घोड़ा और जो घुड़सवार है दोनों का गिरने से क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, और से विभक्त भी हमारा है। वही कह रहा है अपादान से अलग, यानी घुड़सवार का और घोड़े से गिरने से क्या हो गया, अलगाव हो गया, अपादान कारक हो गया। राम
घड़े से पानी निकालता है। देखिए प्रश्न पूछा गया, राम घड़े से पानी निकालता है, से पानी निकालता है। अब यहां पर देखिए जो है घड़ा और पानी का क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। वही कह रहा राम घड़े से पानी निकालता है, तो हमारा घड़े से और पानी से क्या हो रहा है, जो है अलगाव हो रहा है। चूहा बिल से बाहर निकला, ये भी आपका अपादान कारक है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि मेरे घर से आपका घर, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर घर की जो दूरी है वो देखिए मेरे घर से और मेरे घर से आपका, यहाँ पर से तो लगा हुआ है, आपका घर 5 किलोमीटर दूरी पर है, यानी अलगाव की बात कर रहा है। यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। ये प्रश्न शायद पूछा गया प्रश्न है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये तो प्रश्न कई बार पूछा गया है। यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरता है, ये भी जो है प्रश्न पूछा गया है। इसलिए जो है अपादान कारक हैं। इसके बाद इसी अपादान कारक में एक तुलना के अर्थ पूछता है। क्या करता है, तुलना के अर्थ में भी जो है हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे अभिनियम में यहाँ पर देखिए तुलना के अर्थ में, तुलना के अर्थ में देखिए तुलना के अर्थ में भी हमारा क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण हमने लिखा, इससे अच्छे तो आप हैं। जैसे हमने उदाहरण लिखा, तुलना के अर्थ में भी अपादाने पंचमी होता है, पंचमी। जैसे इससे, अब देखिए यहाँ पर तुलना किया जा रहा है, इससे अच्छे तो आप हैं। अब यहाँ पर देखिए से विभक्त आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है से जो यहाँ पर विभक्त है अलग, अपादान से अलग, ये विभक्त नहीं मिलेगा। आपका ये नियम काम करेगा कि तुलना के अर्थ में भी हमारा अपादाने पंचमी यानी अपादान कारक होता है। इससे अच्छे तो आप हैं, देखिए यहाँ पर तुलना किसी से किया जा रहा है तो हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे राम सीता से सुंदर है, जैसे राम सीता से सुंदर है, देखिए यहाँ पर राम और सीता का क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। सीमा कुत्ते से डरती है। अब यहाँ पर देखिए तुलना के अर्थ में पंचमी होता है, और यहाँ पर एक नियम और जानिए, यहाँ पर एक नियम और जानिए, भय के अर्थ में भी पंचमी होता है। भय के अर्थ में भी हमारा क्या होता है, अपादान कारक होता है, और तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। जैसे सीमा कुत्ते से डरती है। एक प्रश्न पूछा गया, सीमा कुत्ते से डरती है। यहाँ पर देखिए डरती है। अब यहाँ पर देखिए भय के अर्थ में भी क्या होगा, हमारा अपादान यानी पंचमी होगा। सीमा क्या है, कुत्ते से डरती है, यानी क्या है, हमारा यहाँ पर भय के अर्थ में भी पंचमी हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अपादान कारक में जैसे आपका संप्रदान में के वास्ते, के निमित्त और के हित वहां पर तैयार रखिए, वैसे ही अपादान कारक में आप लोग तुलना के अर्थ में और भय के अर्थ में भी हमारा अपादान कारक होता है। इसको भी ध्यान रखिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, अब हम लोग नंबर 6 पर चर्चा करेंगे, संबंध कारक। संबंध कारक
छठवां हम लोग चर्चा करेंगे संबंध कारक। क्या है? अब छठवें पर हम लोग चर्चा करेंगे संबंध कारक। संबंध कारक। अब यहां पर ध्यान दीजिए, संबंध कारक हमने वहां पर लिखा था जो है का, के, की, रा, रे, रे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, संबंध कारक रा, यहां पर रे है, रा, रे, रे। यहां पर ध्यान दीजिए, ये संबंध कारक है। जैसे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्द या अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि संज्ञा इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्द या अन्य शब्द के साथ, साथ क्या होगा? संबंध या लगाव प्रतीत होगा। संबंध के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होगा, लगाव प्रतीत होगा। वहां हमारा क्या होगा? संबंध कारक होगा। क्या होगा? वहां हमारा संबंध कारक होगा, संबंध कारक होगा। क्या होगा? संबंध कारक होगा। यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्द या अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होगा, संबंध कारक होगा। क्या होगा? संबंध कारक होगा। जैसे उदाहरण है, हम लोग उदाहरण पर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण, अब जैसे हमने लिखा कि कारखाने का काम खत्म हुआ। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा कि कारखाने का काम खत्म हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए हमारा संबंध का के लिए यहाँ पर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद देखिए कारखाने और काम खत्म होने का संबंध का बोध करा रहा है। और वैसे भी का, के, की, रा, रे, रे आपको कहीं मिलेगा तो आपका क्या होगा? संबंध कारक होगा, क्योंकि जोड़ने का काम करेंगे, यहाँ पर संबंध कारक होगा। इसके बाद जैसे कलम की किताब मेज पर है, जैसे कमल, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर राम का घर दूर है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया, राम का घर दूर है। अब यहां पर देखिए राम का घर दूर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, का देखिए यहां जोड़ने का काम कर रहा, संबंध कारक है। जैसे फिर पूछा गया, जैसे पूछा गया कि श्याम की किताब मेज पर है, किताब मेज पर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, श्याम की किताब मेज पर है, तो यहाँ पर देखिए की आ गया, का आ गया, का, के, की, ये हमारा क्या है? संबंध कारक है। जैसे कुछ जगह क्या होता है कि संबंध आपका, जैसे ये चिन्ह जो है विभक्तियां छिपी रहेंगी और आप
आपको तब भी पहचानना पड़ेगा। जैसे पूछा गया यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, मेरी है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए कार, यह कार मेरी है, यानी संबंध की बात कर रहा है कि यह कार मेरी है। यहाँ पर देखिए आपका विभक्तियां नहीं लगा हुआ है, मेरी, रा रे री, इससे भी पहचान जाएंगे कि यह कार मेरी है। यहाँ पर ये जो है हमारा संबंध कारक होगा। क्या होगा? संबंध कारक होगा। ये भी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है कि जो है ये प्रश्न पूछा गया है कि कारखाने का काम खत्म हुआ, यहाँ पर संबंध कारक है। इसके बाद हम लोग 7वां पढ़ते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक 7वां हम लोग देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अधिकरण कारक में होता है में पर, चिन्ह होता है, इसका विभक्तियां होती हैं अधिकरण में पर। इसकी परिभाषा होगा क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। लिख देते हैं क्रिया, क्रिया या आधार, क्रिया या आधार, क्रिया या आधार को सूचित, क्रिया आधार को सूचित, सूचित, क्रिया या आधार को सूचित करने वाले, करने वाले, क्रिया आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप, स्वरूप को, स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को, देखिए यही ध्यान दीजिएगा, क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा, उदाहरण, जैसे उदाहरण से ही समझिए आप लोग, यहाँ पर जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, जैसे एक उदाहरण लिखा गया कि बंदर, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पर देखिए में पर, देखिए यहाँ आप लोग समझिए में पर, यहाँ आपको जरूर मिलेगा में पर, मिला कि नहीं मिला? बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, आप लोग तुरंत उत्तर लगा दीजिए कि ये तो भाई अधिकरण कारक है। फिर जैसे आपसे पूछा जाए कि सिंह वन में रहता है, सिंह, सिंह वन में रहता है, वन में रहता है। यहाँ पर देखिए रहने, क्रिया या आधार को सूचित करेगा। यहाँ पर चढ़ रहे हैं कौन? यहाँ पर देखिए चढ़ रहे हैं कौन? बंदर। यहाँ पर वही लिख रहा है क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कहते हैं। वैसे भी आप लोग विभक्तियों से भी पहचान सकते हैं। देखिए सिंह वन में रहता है, कौन रहता है? क्रिया यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए आधार सिंह है, तो यहाँ पर आधार क्या है? सिंह है, और रहता कौन है? वन में, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? रहता है। और वैसे भी हमारा विभक्तियां में है, तुरंत आप लोग पहचान जाइए कि अधिकरण में पर यानी हमारा अधिकरण कारक है। फिर जो है माँ घर में रहती है, जैसे प्रश्न पूछा माँ घर में रहती है, माँ घर में रहती है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, तुरंत आप लोग तुरंत समझ जाइए कि ये क्या है?
अधिकरण कारक है। माँ घर में रहती है, घोंसले में चिड़िया रहती है। बहुत देखिए प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है, टेट में आया प्रश्न है घोंसले। घोंसले देखिए प्रश्न 100% पूछा गया प्रश्न है, घोंसले में चिड़िया रहती है। यहां पर ध्यान दीजिए, चिड़िया रहती है, घोंसले में चिड़िया रहती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए घोंसले में चिड़िया कौन रह रही है, चिड़िया। यहाँ पर देखिए में हमारा लगा हुआ है, यानी अधिकरण कारक है। फिर जैसे पूछा गया सड़क पर गाड़ी खड़ी है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, खड़ी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखिए में पर आपको या तो में मिलेगा या पर मिला तो भी हम पहचानेंगे कि अधिकरण कारक है। जो लोग हिंदी व्याकरण, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हिंदी व्याकरण अगर जीरो से तैयारी है, अगर कुछ नहीं जान रहे हैं, शून्य है एकदम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग वीडियो को बराबर देखते रहिए। व्याकरण में आप कभी भी 100% करके, कोई भी परीक्षा होगी 100% करके आएंगे हिंदी व्याकरण। इतना बेहतरीन आपको समझाया जा रहा है कि आप कभी गलत नहीं करेंगे। जैसे वर्णमाला, संधि, समास। आज देखिए एक ही वीडियो में आज हमारा समास खत्म हो जाएगा, सॉरी समास नहीं, कारक खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसी के अनुसार, क्योंकि जब तक आप लोग समास ये कारक नहीं समझेंगे, क्योंकि वो भी विभक्तियों पर कुछ चलता है, तब हम लोग समास पर पढ़ाएंगे। समास का हमारा लगभग 2 वीडियो में होगा, क्योंकि वो 3 से 4 घंटे का वीडियो होगा। जैसे फिर पूछा गया वह अगले साल आएगा। यहाँ पर देखिए आने का काम आधार क्रिया क्या है, आने का क्रिया आधार अगले साल आएगा। जैसे वहां पर पूछा गया वह अगले साल आएगा, तो भी हमारा क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे संबोधन कारक पर। देखिए यूपीपी, टेट, बीएड इन सब की परीक्षाओं में आप लोग केवल ऐसे वीडियो देखते रहिए, तो आप लोग मत नोट्स बनाइए, तो भी आपका जो है सही करके चले आएंगे। लेकिन जो लोग टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, तभी आपका तैयार होगा। इसके बाद हम लोग 8वां कारक पढ़ेंगे। 8वां हमारा क्या है, संबोधन कारक। लास्ट कारक हम लोग का है संबोधन कारक। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, संबोधन कारक। अब इस जो है, जैसे इसमें क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है। इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी के, संज्ञा के जिस रूप से किसी के, संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने, किसी के पुकारने, संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने, पुकारने या संकेत करने, संकेत करने, संकेत करने का भाव पाया जाता है, संकेत करने का भाव पाया जाता है, संकेत करने का भाव पाया जाता है। क्या होगा, संकेत करने का भाव पाया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, संबोधन कारक कहते हैं। जो लोग डीएलएड यानी बीटीसी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो लोग 10th और 12th में भी पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी कारक पढ़ सकते हैं आने वाले, क्योंकि आने वाले समय में उनको भी पढ़ना होगा। और इस बार जब 10th का और
उसके बाद 12th का एग्जाम आएगा, हम लोग स्पेशल बैच चलाएंगे जिससे वहाँ पर 70 प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं हाई स्कूल में, और इसमें जो आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं 12th में, वहाँ पर आपको 100% दिया जाएगा। इसलिए 10th और 12th के बच्चे भी इसी समय से हिंदी गुरु एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर संबोधन कारक में जैसे हमने उदाहरण लिखा, क्या लिखा, जैसे हमने एक उदाहरण लिखा कि हे नाथ, जैसे हमने उदाहरण लिखा कि हे नाथ, हे नाथ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हमने उदाहरण लिखा हे नाथ, अब यहाँ पर देखिए संबोधन कारक लगा दिया हमने, हे नाथ मेरे अपराधों को क्षमा करो, हे नाथ मेरे अपराधों, हे नाथ मेरे अपराधों को क्षमा करो। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्षमा करो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए आपको यही कहा जा रहा है कि जिस संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने और फिर क्या किया गया, संकेत करने का भाव पाया गया, उसे संबोधन। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है कि नहीं, संकेत किया जा रहा है कि हे नाथ मेरे अपराधों को क्षमा करो। फिर जैसे प्रश्न पूछा गया, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, संकेत किया जा रहा है किसके द्वारा, रमा के द्वारा। जैसे रमा, फिर उसके बाद हमने लगा दिया संबोधन, रमा, फिर लिखा देखो, देखो रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है। अब यहाँ पर देखिए संकेत किया जा रहा है, सुंदर दृश्य है। अब देखिए यहाँ पर संकेत किया गया कि नहीं किया गया, रमा के द्वारा, कि रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है। यहाँ पर किसी के द्वारा संकेत किया जा रहा है, किसको, रमा को, कि रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, यानी हमारा क्या है, संबोधन कारक है। फिर कहा गया लड़के जरा इधर आ, जैसे प्रश्न लिखा गया लड़के जरा, अब देखिए यहाँ संबोधन कारक हो गया, लड़के जरा इधर आ, इधर आ। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए एक चीज पहचानने का सबसे तरीका है, यहाँ आपको संबोधन कारक जरूर मिलेगा, यहाँ आपको संबोधन कारक जरूर मिलेगा। जैसे हे नाथ मेरे अपराधों को क्षमा करो, संबोधन कारक है। रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, संबोधन कारक है। लड़के जरा इधर आ, ये भी आपका क्या है, संबोधन कारक है। तो ये थे दोस्तों जो है कारक, हमने एक ही वीडियो में पूरा कारक अपलोड किया है। जो भी समय इसमें लगा, आप लोग ये मत देखिएगा कि इतने घंटे का है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक हम लोगों का समास होगा, आप लोग इससे पहले कुछ तैयार कर लीजिए समास, और अच्छे से समझेंगे और यूपीपी और बीएड जैसी टेट जैसी परीक्षाओं में आप लोग को टॉप करा देंगे, ये निश्चित है। केवल आप लोग साथ में लगे रहिए, अभी परीक्षा का डेट नहीं है, जल्द परीक्षा का डेट आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।